चलिए स्टार्ट करते हैं इस साल के साइंस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पीय क्वेश्चंस, जो पूरी वीडियो में आपको अगर आप देख लोगे तो इसी में से मिल जाएंगे। 20 जो MCQs होंगे ये फ़िलहाल फिज़िक्स के हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको केमिस्ट्री के मिल जाएंगे। ठीक है, तो फिज़िक्स के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उन्हीं की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? देखिए, कांच जो है वो लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, प्लास्टिक भी और जल भी, लेकिन मिट्टी जो है ये लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं की जाती, तो इसका ऑप्शन क्या आएगा? मिट्टी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया जाता है, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो वस्तु की स्थिति दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में होती है। क्या होती है? दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण कौन सा दर्पण संभावित होगा? तो भैया वो ऐसा केवल संभव अवतल दर्पणों में होता है। दोनों में कौन से? दोनों दर्पण कौन से होंगे? अवतल होंगे। किसी दर्पण से आप चाहें कितनी ही दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। तो अगर आपका सीधा प्रतिबिंब बन रहा है तो या तो वो समतल दर्पण होगा या फिर वो उत्तल दर्पण होगा। क्लियर? कौन सा दर्पण होगा? समतल होगा या फिर उत्तल होगा। अब वो कहता है किसी शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी में छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पढ़ना पसंद करोगे? भैया आप डिक्शनरी में बहुत छोटे छोटे शब्द होते हैं, बहुत इससे भी छोटे छोटे शब्द होते हैं, तो उनको पढ़ने के लिए आप हमेशा उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसके? उत्तल लेंस का। और कौन सा लेंस होता है? जो आप लोगों ने देखा होगा मैग्नीफाइंग ग्लास जिसे हम बोलते हैं, उसका आप लोग यूज़ करते हो, जो ज़्यादातर आपको मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होगा। भैया एक अवतल लेंस पे जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी, सीधा व छोटा होता है। कैसा होता है? आभासी, सीधा व छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो माध्यमों के सीमे पृष्ठ पर एक प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होती है, तो आपतन कोण कितने डिग्री का होगा? वहाँ पे आपतन कोण होता है बच्चों 60 डिग्री का। कितने का? 60 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये कथन सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की दूरी जो प्रकृति होती है वो आभासी और सीधा होता है। कैसा होता है? आभासी और सीधा। वक्रता त्रिज्या का मात्रक होता है। भाई वक्रता त्रिज्या को आप मीटर में भी नाप सकते हो, सेंटीमीटर में भी, मिलीमीटर में भी, मतलब इन सभी में आप वक्रता त्रिज्या को नाप सकते हो। फिर नेक्स्ट है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? भैया उन्होंने कहा है, क्वेश्चन क्या है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या दे रखा है? फोकस दूरी कितने दे रखी है? 12 सेंटीमीटर है। कितनी है? 12 सेंटीमीटर है। तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात करनी है। सॉरी, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या यहाँ पे लिखोगे दिया है। क्वेश्चंस में क्या दिया है? क्वेश्चंस में दिया है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दिया है। क्या दिया है? वक्रता त्रिज्या दिया है। क्या दिया है हमें? वक्रता त्रिज्या कितनी दी है? वक्रता त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर दी है। सॉरी, कितने दी है? 12 सेंटीमीटर। और हमें ज्ञात क्या करना है? फोकस दूरी ज्ञात करनी है। फोकस दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो फोकस दूरी निकालने के लिए आप क्या करते हो? फोकस दूरी निकालने के लिए सूत्र होता है, फोकस दूरी बराबर होता है वक्रता त्रिज्या बटे 2। वक्रता त्रिज्या बटे 2। अब वक्रता त्रिज्या आपको कितनी दे रखी है? भाई अगर हम बात करें, वक्रता त्रिज्या आपको 12 सेंटीमीटर दे रखी है और बटे 2, तो ये फोकस दूरी को आप f से डिनोमिनेट करते हो, तो 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, तो f बराबर कितनी आ गई? 6 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी आपकी कितनी आएगी? 6 सेंटीमीटर। यानी कि आपका आंसर क्या होगा? सही ये होगा 6 सेंटीमीटर, और वो भी प्लस की, काहे की? प्लस की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? चलिए इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। इसकी वक्रता त्रिज्या कितने दे रखी है? अभी हमने 6 सेंटीमीटर वाला कराया था। अब दूसरा है, वक्रता त्रिज्या कितने दे रखी है? वक्रता त्रिज्या आपको दे रखी है 30 सेंटीमीटर। कितनी? 30 सेंटीमीटर। आपको क्या ज्ञात करनी है? फोकस दूरी आपको पता करनी है। तो फोकस दूरी बराबर क्या होता है? फोकस दूरी बराबर, अभी हमने सूत्र बताया था, वक्रता त्रिज्या बटे 2।
अब वक्रता त्रिज्या में कितने दे रखी है, वक्रता त्रिज्या दे रखी है 30 और बटे 2 और दोनों के दोनों प्लस में है, तो इसलिए कितना आ जाएगा बराबर 15 सेंटीमीटर। ठीक है, आंसर कितना आया 15 सेंटीमीटर। अब वो कहता है अवतल दर्पण की फोकस दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है, कहाँ बनता है भाई, अनंत पे बनता है। अगर अवतल दर्पण की फोकस दूरी पर कोई वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो दर्पण के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। भैया फोकस दूरी उसने हमें दे रखी है और वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है। अब उल्टा कर दिया इन्होंने क्या कर दिया तीसरे क्वेश्चंस में कि फोकस दूरी दे रखी है, क्या दे रखी है, फोकस दूरी कितने दे रखी है भैया 10 सेंटीमीटर दे रखी है और पूछ क्या रहा है वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना ही है। तो वक्रता त्रिज्या का सूत्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या बराबर होता है 2 गुणा फोकस दूरी। क्या होता है 2 गुणा फोकस दूरी। तो 2 और फोकस दूरी कितने दे रखी है 10 सेंटीमीटर, यानी कि गुणा 10 बराबर 10 दूनी 20। तो कितनी आ गई 20 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो दर्पण का प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी भैया, दर्पण के प्रतिबिंब जितनी वस्तु की दूरी होगी उतने दर्पण के प्रतिबिंब की दूरी होगी, यानी कि 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आता है समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। नेक्स्ट है वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में क्या संबंध है, किसी दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है। फोकस दूरी f इजिकल टू होता है r/2। मैंने अभी बताया कि फोकस दूरी बराबर क्या होती है भैया, फोकस दूरी बराबर होती है वक्रता त्रिज्या बटे 2, वक्रता त्रिज्या बटे 2, ये फोकस दूरी बराबर होती है। तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में ये संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका यानी कि f इजिकल टू r/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, वस्तु की स्थिति क्या होगी भैया, जब ऐसी स्थिति आती है तो वस्तु ध्रुव और फोकस दूरी के बीच में होती है, वस्तु ध्रुव और फोकस दूरी के बीच में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा, सीधा और काल्पनिक बनता है। वो क्या कर रहा है, कोई दर्पण है जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा बन रहा है, सीधा और काल्पनिक बन रहा है, तो वस्तु कैसा होगा, उत्तल दर्पण होगा। वस्तु कैसी दर्पण कौन सा होगा, उत्तल दर्पण होगा। फिर वो कहता है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 10 सेंटीमीटर पर बनेगा। इसके लिए जो फॉर्मूला लगाओगे 1/f इजिकल टू 1/v प्लस 1/u से बन जाएगा ये। ठीक है, ये मैं करके बता दूंगा, अभी न्यूमेरिकल जब करेंगे उसमें बता दूंगा। निम्नलिखित में दिए गए माध्यमों में प्रकाश की चाल सबसे कम किस में होगी भैया, सबसे कम प्रकाश की चाल होगी हीरे में। ठीक है, और सबसे अधिक इनमें से होगी जल में, सबसे कम होगी हीरे में, इस माध्यम में। ठीक है, वायु के सापेक्ष माध्यम का आवर्तनांक अधिकतम होता है, वायु के सापेक्ष माध्यम का आवर्तनांक हीरे में कम होता है। किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है, उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है ये। पर सेकंड का मतलब है इस तरीके से मीटर पर सेकंड, 3 × 10⁸। ये ध्यान रखिएगा, मीटर पर सेकंड में, यहाँ पे मीटर पर सेकंड में। ठीक है, सेंटीमीटर में नहीं है, सेंटीमीटर होगा तो 10 हो जाएगा, लेकिन मीटर में है तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आता है एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर एक प्रकाश की किरण के लिए अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में अधिक होता है यदि प्रकाश की किरण है, अगर दोनों माध्यम में एक ही हो तब कोण अधिक होता है, अगर दोनों माध्यम एक नहीं होंगे तब नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु के सापेक्ष जल तथा कांच का अपवर्तनांक क्रम से 4/3 तथा 3/2 है, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा भैया, इसके लिए 2/3/4/3 लेना पड़ेगा, यानी कि यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ, तो आपका 3 से 3 कट जाएगा, तो वास्तविकता में आएगा ये आ जाएगा आपका 2/4 यानी कि 1/2 आ जाएगा, लेकिन अगर इस फॉर्म में दे रखा है तो ये लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यदि कोई वस्तु एक उत्तल लेंस के सामने
2f दूरी पर रखी हो, यानी कि दो गुनी पर रखी हो, तो लेंस से अधिक प्रतिबिंब की दूरी होगी। भैया लेंस से अधिक प्रतिबिंब की दूरी होगी 2f पर। कितनी होगी? 2f पर। लास्ट क्वेश्चन से चैप्टर का, किसी वस्तु का आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने रखते हैं, तो लेंस के प्रकाशित केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखते हैं। मुख्य फोकस और लेंस के प्रकाशित केंद्र के बीच में रखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगी संसार। उसके ये MCQ हैं, इसी में ही है। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकस कर सकते हैं। ऐसा हो पाने का कारण क्या होता है? समंजन क्षमता होता है। क्या होता है? मानव नेत्र की समंजन क्षमता। मानव नेत्र की समंजन क्षमता के कारण कोई वस्तु दूर है या पास है, ठीक है, उसी के कारण व्यक्ति को अपने आप वस्तुएं दिखाई दे जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह दृष्टिपटल होता है। मानव नेत्र पर किस वस्तु पर प्रतिबिंब बनता है? भैया दृष्टिपटल पर बनता है। नेक्स्ट है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तित किया जा सकता है पक्षभ्रामी द्वारा अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी पर परिवर्तित किया जा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंद्रधनुष बनने में प्रकाश की कौन सी परिघटना सम्मिलित होती है? भैया प्रकाश का अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण और आंतरिक परावर्तन, ये तीनों की तीनों ही प्रकाश क्या बनाते हैं? इंद्रधनुष बनाते हैं। नेक्स्ट है, तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? वायुमंडल में जो अपवर्तनांकों के विभिन्न परतों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन होता है, उनके द्वारा ही तारे टिमटिमाते हैं। अर्थात वायुमंडल के अंदर विभिन्न परतें होती हैं। इन परतों में से जब प्रकाश होकर गुजरता है तो उसके कुछ का तो परावर्तन हो जाता है, कुछ का अपवर्तन हो जाता है, मतलब सबकी कैटेगरी अलग अलग चेंज हो जाती है, जिसके कारण वो तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? भैया पुतली पर होता है, जब प्रकाश स्वच्छ मंडल यानी कि कॉर्निया पर होता है। जब प्रकाश नेत्रों में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? तो अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया पर होता है। कहाँ होता है? कॉर्निया पर। कहाँ होता है? कॉर्निया पर। नेक्स्ट है, स्वस्थ नेत्र के लिए दूर स्थित बिंदु कहाँ होता है? देखो, स्वस्थ नेत्र अगर किसी का है तो उसके लिए दूर बिंदु अनंत पर स्थित होगा। स्वस्थ नेत्र के लिए पास का बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है, दूर के लिए अनंत होता है और पास के लिए 25 सेंटीमीटर होता है। फिर वो कहता है स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। अर्थात जिस व्यक्ति को 25 सेंटीमीटर का साफ दिखाई देता है तो व्यक्ति को कौन सा दोष है? अगर 25 सेंटीमीटर का साफ दिखाई दे रहा है तो उसे दूर दृष्टि दोष है, और नहीं दिखाई दे रहा तो निकट दृष्टि दोष है। नेक्स्ट है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए चश्मे में प्रयुक्त किया जाता है अवतल लेंस प्रयुक्त किया जाएगा। बच्चों, अगर किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति है जिसको निकट दृष्टि दोष है तो उसके लिए अवतल लेंस का प्रयोग, और अगर किसी व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष है तो उसके लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए चश्मे में कौन सा प्रयुक्त होता है? तो उत्तल लेंस। फिर दूर दृष्टि दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना के पीछे बनता है। अगर व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष है तो प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनेगा, और किसी को अगर निकट दृष्टि दोष है तो रेटिना से पहले बनेगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु कहाँ स्थित होता है? 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित मनुष्य का निकट बिंदु कहाँ स्थित होता है? अनंत पर स्थित होता है। अगर किसी को दूर दृष्टि दोष है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर स्थित होगा, और किसी को निकट दृष्टि दोष है तो 25 सेंटीमीटर से कम स्थित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु एवं एक सघन माध्यम की सतह के समानांतर अपवर्तित किरणों के लिए माध्यम में अपवर्तन कोण कितना होता है? क्रांतिक कोण के बराबर होता है, और क्रांतिक कोण के बराबर होता है। नेक्स्ट है, मानव नेत्र पर रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कितना होता है? कैसा प्रतिबिंब होगा? उल्टा होता है परंतु सीधा दिखाई देता है। मानव रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है। कैसा बनता है? उल्टा बनता है, और हमें सीधा दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश में अपने अवयवी प्रकाश रंगों में विभाजित हो जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वर्ण विक्षेपण कहलाती है। जब प्रकाश किसी प्रिज्म में से गुजरता है तो अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। कितने कलर में? 7 रंगों में विभक्त हो, 1 2 3 4 5 6, और ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसे हम विवग्योर कहते हैं। विवग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, विवग्योर कहते हैं। तो इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 हो तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्या होगा? 2/3। उसका रेशो पलट जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म में से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलित होता है। कौन सा रंग होता है सर्वाधिक विचलित? बैंगनी रंग होता है। नेक्स्ट है, जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म में से गुजरता है तो न्यूनतम विचलन रंग कौन सा होता है? लाल रंग का होता है न्यूनतम विचलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में विभक्त किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है? तो लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है और बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। लेकिन वो पूछ रहा है कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिक किसका होता है? बैंगनी रंग का होता है। कांच का अपवर्तनांक सबसे कम लाल रंग का होता है। कांच का अपवर्तनांक न्यूनतम किसका होता है? लाल रंग के लिए, अभी बताया था मैंने। अब बताया कि प्रकाश वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। जल का अपवर्तनांक 4/3 है, तो प्रकाश की चाल कितनी होगी? तो प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। ये बता दूंगा कैसे करना है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को वीडियो में बता दूंगा कर दें कैसे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो नेक्स्ट चैप्टर है उसका क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है यानी कि चार्ज होता है वो होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब आता है विद्युत धारा का मापन क्या है? भैया विद्युत धारा को जो नापा जाता है वो एमीटर के द्वारा नापा जाता है। किसके द्वारा? एमीटर के द्वारा। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रत्येक 4 ओम प्रतिरोध वाले 4 चालकों के तार को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो उनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? भैया तुल्य प्रतिरोध 1 होगा, क्योंकि समांतर क्रम में जोड़ा गया। तो समांतर क्रम में जोड़ने का मतलब है 1/r = 1/r1 + 1/r2 + 1/r3। देखिए अगर तुल्य प्रतिरोध निकालना है तो 1/r1 + 1/r2 + 1/r3 + 1/r4 चारों को जोड़ दो, यानी कि 1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4, ठीक है, 1/4। क्योंकि प्रत्येक का प्रतिरोध कितना है? 4 ओम है ना, तो इसके लिए क्या होगा? 1/r = हो जाएगा 1, यानी कि इसके नीचे 1 मान लो। ये मैंने सॉल्व करके नहीं दिखाया। r = कितना हो जाएगा? 1 ओम। कितना हो जाएगा? 1। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी न्यूमेरिकल है, चलो ये भी मैं आपको करा दूंगा। 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल के सेल का आंतरिक प्रतिरोध 3 है, तो सेल के द्वारा धारा Q = V = होता है IR, और V ये दे रखा है, R ये दे रखा है, I निकालना है। V = होता है, देखो इस न्यूमेरिकल में आपको क्या क्या दे रखा है। ये जो न्यूमेरिकल है वो कहता है, सॉरी ये 5वां क्वेश्चन था, वो कहता है कि 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल यानी कि V = कितना दे रखा है? 1.5 वोल्ट दे रखा है, ठीक है, विद्युत वाहक बल। और प्रतिरोध यानी कि R = दे रखा है 3 ओम। तो वो कह रहा है धारा I क्या होगी? तो हम जानते हैं V = होता है IR। अब V तो आपको कितना दे रखा है? भैया V आपको दे रखा है 1.5, I कितना दे रखा है? I हमें नहीं दे रखा, और ये दे रखा है 3, ये इसके नीचे पहुंच जाएगा। तो I = क्या हो जाएगा आपका? 1.5/3। जब आप ये पॉइंट हटाओगे तो नीचे 0 बढ़ाओगे, यानी कि 15/30, यानी कि 1/2। और जब इससे इसको डिवाइड करोगे तो 0.5 एम्पियर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? I = 0.5 एम्पियर, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, ठीक। इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। तो ये आ गया इसका आंसर 0.5 एम्पियर। अब वो कह रहा है विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है? भैया विद्युत धारा को जो नापने का मात्रक है वो है एम्पियर। क्या है? एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा कितनी होती है? एक प्रोटॉन पर प्लस होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। जितना इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है उतना ही प्रोटॉन पे होता है। प्रोटॉन पे प्लस का होता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस का होता है। ओम के नियम सूत्र बताइए। ओम का नियम कहता है V = IR। ओम का नियम क्या कहता है? V = IR। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चालक पे 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो 2 सेकंड में चालक पे गुजरने वाला आवेश कितना होगा? तो देखिए उसने क्या कहा है? उसने कहा है किसी चालक पर 2 एम्पियर की धारा है, यानी कि I = 2 एम्पियर, ठीक है, कि धारा प्रवाहित हो रही है, और टाइम कितना है? 2 सेकंड प्रवाहित हो रही है। तो वो कह रहा है आवेश पूछा है, आवेश को Q से डिनोमिनेट करते हैं। किससे डिनोमिनेट करते हैं? Q से। तो Q = होता है IT। क्या होता है? Q = IT। अब Q, I की वैल्यू कितने दे रखी है? 2, और T की वैल्यू कितने दे रखी है? 2, यानी कि Q बराबर कितना आ जाएगा? 4 कूलम। क्या आ जाएगा? 4 कूलम। तो कितना आवेश आएगा? इसका आंसर आएगा 4 कूलम। क्लियर?
ठीक है, ये आ गया 4 कूलम। अब वो कहता है यदि R प्रतिरोध के 2 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए, ठीक है, समांतर क्रम का मतलब है 1/R में, और एक प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में यानी कि R में जोड़ दिया जाए, तो परिणामी क्या होगा भैया? परिणामी होगा 3R/2। ये भी करके बता दूंगा मैं बाद में आपको प्रतिरोध का। फिर कहता है प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है, मतलब एक तार था उसको 5 भागों में बांट दिया गया। इन टुकड़ों को फिर से पार्श्व में समांतर क्रम समायोजित कर दिया जाता है, वापस इसको जोड़ दिया जाता है। यदि समायोजन के तुल्य प्रतिरोध R हो तो R/R का अनुपात कितना होगा? 25 होगा। कितना होगा? 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी धातु के तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो किसी धातु के तार में विद्युत धारा प्रवाह होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। अगर किसी भी उसमें धातु का कोई तार है, अगर उसके अंदर धारा प्रवाहित हो रही है तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 माइक्रोन ओम का मान कितना होता है? 10⁶ ओम होता है 1 माइक्रोन ओम का मान वो पूछ रहा है, तो 10⁻⁻6 ओम होता है, क्योंकि 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर, इसलिए। क्लियर है? नेक्स्ट है किस तार की लंबाई उसकी प्रारंभिक लंबाई की 3 गुना करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा। तो अगर तार की लंबाई 3 गुनी कर दोगे तो उसका प्रतिरोध 9 गुना हो जाएगा, क्योंकि 3 × 3। ठीक है, वो कहता है एक तार के प्रति सेकंड 10 इलेक्ट्रॉनों का आवेश का प्रभाव हो रहा है, तो तार में प्रवाहित धारा वही है Q = IT से। भाई Q = IT से अगर आप निकालोगे 1.6 × 10⁻18 एम्पियर निकलेगा। ठीक, नेक्स्ट ये न्यूमेरिकल है जो बाद में कराया जाएगा, ये भी आपका न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका ओम के नियम के अनुसार विभवांतर तथा धारा के बीच का ग्राफ एक सरल रेखा में आता है। ठीक है, अब जो है कुछ न्यूमेरिकल छोड़ देते हैं 1, 2 और कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता? तो विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता IR²। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी विद्युत बल्ब का अनुमापकांक 220 वोल्ट है 100 वाट, जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित किया जाता है तब इसमें उपभोग शक्ति कितनी होती है? भैया W निकालना है, यानी कि 25 वाट होती है। ये और ये वाला, ये जैसे ये वाला तो आपको वो कहता है 1 किलोवाट घंटा में जूल में परिवर्तित कीजिए। भैया 1 किलोवाट जो घंटा होता है वो होता है 36 × 10⁵ जूल। कितना होता है? 36 × 10⁵ जूल, या फिर 3.6 × 10⁻6 जूल, या तो 3.6 × 10⁻6 जूल होगा या 36 × 10⁵ जूल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, देख लो भाई, एक अश्वशक्ति बराबर होती है, तो एक अश्वशक्ति यानी कि 1 हॉर्स पावर होती है 746 वाट। कितना होता है? 746 वाट। नेक्स्ट है विद्युत शक्ति का मात्रक होता है। भैया विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है, क्योंकि ऊर्जा को जूल से नापते हैं लेकिन विद्युत शक्ति को वाट से नापते हैं। फिर विद्युत ऊर्जा की इकाई होती है, तो विद्युत ऊर्जा की इकाई होती है किलोवाट घंटा। जो आपके घरों में बिजली दी जाती है वो किलोवाट घंटा में दी जाती है। अगर किसी पर 220 वोल्ट और 100 वाट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध कितना होगा? 484 ओम होगा। कितना होगा? 484 ओम। वो कहता है एक चालक में 2 एम्पीयर की धारा 10 वोल्ट 1 मिनट तक प्रवाहित की जाती है, तो तार में वह विद्युत ऊर्जा ये 1200 जूल होगी। ये बताऊंगा कैसे करेंगे। और ये यूनिट वाला भी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तुल्य होता है 1.6 × 10⁻19 जूल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ये विद्युत बल्ब का है, ये बाद में बता दिया जाएगा। ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको बाद में बता दिए जाएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन है जैसे ताप बढ़ने पर किसी चालक का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। और एक कह रहा है किलोवाट घंटा का मात्रक है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। नेक्स्ट है एक में R1 व R2 प्रतिरोधों को 2 समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यदि इनमें प्रवाहित धारा क्रम से I1 व I2 हो तो प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मीय क्रम से H1 और H2 हो तो 1/H1/H2 इक्वल्स टू होता है I1/I2 का दोनों का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी धारावाही चालक में बहने वाली धारा I और लंबाई L को लंबवत B तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो उस पर लगने वाला बल क्या होता है? F = होता है IBL। क्या होता है? IBL। नेक्स्ट है एक समान चुंबकीय क्षेत्र B के क्षेत्र के लंबवत रखे L लंबाई के I धारावाही चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल का परिणाम क्या होगा? F = होता है IBL। क्या होता है? IBL। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? टेस्ला। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक टेस्ला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन एम्पियर पर मीटर। ऐसे भी हो सकता है न्यूटन
पर एम्पियर मीटर, ये भी हो सकता है। कौन सा मात्रक चुंबकीय क्षेत्र का नहीं है? भैया न्यूटन एम्पियर मीटर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है वेबर पर मीटर स्क्वायर। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक गॉस भी होता है, टेस्ला भी होता है और वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है। एक गतिमान वेबर मीटर स्क्वायर एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है, चुंबक व विद्युत क्षेत्र दोनों को करता है। अनंत लंबाई के एक ऋजु रेखीय धारावाही चालक के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र क्या होता है? म्यू अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। क्या होता है? म्यू अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। नेक्स्ट है चुंबकीय बल रेखाएं हैं। चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, कभी भी एक दूसरे के समांतर हो सकती हैं, लेकिन कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। यही आंसर ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट है यदि फाई चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय फ्लक्स, बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और ए अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल हो तो बी इक्वल्स टू होता है फाई अपॉन ए। बी इक्वल्स टू क्या होता है? फाई अपॉन ए। नेक्स्ट है विद्युत धारा को उत्पन्न करने वाली युक्ति को कहते हैं जनित्र। क्या कहते हैं? जनित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किसी एसी और डीसी जनित्र में मूलतः अंतर होता है। भैया एसी और डीसी में जो अंतर होता है ना, एसी जनित्र में सर्पी विलय होते हैं जबकि डीसी जनित्र में विभक्त वलय होते हैं। एक में विभक्त वलय होते हैं और एक में सर्पी वलय होते हैं, बस ये अंतर होता है। चाहे द्विपरिक वलय होते हैं, ये कह सकते हो। स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में ध्रुवों के बीच किसी विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए उपयुक्त नियम कौन सा है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है। कौन सा है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। किसी लंबी सीधी धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? सभी बिंदुओं पर एक समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र क्या है? डायनोमो है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनोमो बदलता है। फिर विद्युत मोटर परावर्तित करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर बदलता है। यहाँ पे ऑप्शंस गलत दे रखा है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, जबकि इसका अलग है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। फिर डायनोमो उत्पन्न करता है। भैया डायनोमो जो है वो विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है जिससे विद्युत धारा उत्पन्न होती है। फिर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? फैराडे ने किया था। फिर प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने का नियम फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है। प्रेरित धारा की दिशा को ज्ञात करने का नियम फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है। फिर नेक्स्ट है किसी प्रोटॉन को निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परावर्तित हो जाता है? यह एक क्या है? वेग। लास्ट है तांबे के तार के एक आयताकार कुंडली में किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रही है तो यदि कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा कितने भ्रमण के पश्चात करेगी? तो भैया आधे भ्रमण के बाद विद्युत धारा की दिशा बदल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो विद्युत स्रोत में से निम्नलिखित में से कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा जो है वो जैव का उदाहरण नहीं है, जबकि लकड़ी, गोबर ये जो है जैव ऊर्जा के उदाहरण हैं। ठीक है, जैव का ये नाभिकीय ऊर्जा नहीं है, कोयले को भी नहीं आप कह सकते हो। फिर अम्लीय वर्षा होने का कारण क्या है? भैया अम्लीय वर्षा किस कारण से होती है? अम्लीय वर्षा होती है जब जीवाश्म ईंधन को जलाया जाता है तो उसमें से कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड बहुत सारी गैसें निकलने लगती हैं और ये जब जल से अभिक्रिया करते हैं तो नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फ्यूरस ऑक्साइड्स, इस तरीके के ऑक्साइड्स बनाती हैं जिनके कारण अम्लीय वर्षा होती है। फिर जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है। भैया कोयला जो है ये जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, महासागरीय तापीय ऊर्जा का कारण बताइए। तो महासागरों में विभिन्न स्तरों पर ताप में अंतर होता है। फिर निम्नलिखित में से किसमें ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन अभिक्रिया? तारे व सूर्य दोनों का ही नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? भैया सबसे पहले घास बकरे खाएगा और बकरे को मानव खा जाएगा, तो यह आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, बाकी ये सब आहार श्रृंखला का निर्माण नहीं करते। नेक्स्ट है एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन होता है? तो तीसरे स्तर पर हमेशा मांसाहारी प्राणी होते हैं। नेक्स्ट है किसी खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक उच्च पोषण स्तर में अजैविक अपघटनीय पीड़ानाशी का क्रम बढ़ती मात्रा कहलाती है, वो तो जैव आवर्धन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन के अपघटन का प्रमुख कारण क्या है? भैया क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये ओजोन के घटक का प्रमुख कारण है।